हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही, साथ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हम हमारी लाइफ में जो प्रोसेस होती हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। Life process are the basic processes in living organism which are necessary for maintaining their life। ऐसी प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं उनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। There are basically 4 life process: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बची हुई बाकी 3 प्रोसेस रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल्स के अंदर। और सेल्स के अंदर कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फूड बर्न करने पे जो एनर्जी मिलती है उससे सेल्स के अंदर जो एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स में। किसकी प्रेजेंस में? एनर्जी की प्रेजेंस में। जो एनर्जी रिलीज हुई ना रेस्पिरेशन से उसका यूज करके एडीपी मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एटीपी मॉलिक्यूल्स में। किसका यूज कर रहे हैं? एनर्जी का, जो कहाँ से मिली थी? रेस्पिरेशन से। इसके बाद जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए तो जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर है एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो वाटर का यूज करके ब्रेक होगा किसमें? एडीपी में, और एनर्जी रिलीज होगी। यानी ये उसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। वहाँ पे क्या हुआ था? एडीपी से क्या बना था? एटीपी बना था। अब क्या हो रहा है? एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? एडीपी मॉलिक्यूल्स में। किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। इसको हम अपनी एक्टिविटीज़ करने में यूज में लेंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमें कम एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जस्ट 2 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। जनरली जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमंस के अंदर वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन कहीं कहीं साइटोप्लाज्म और कुछ ऐसे हायर एनिमल्स के टिश्यू हैं उनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। ये जब होता है जब हमें अचानक से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है और एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिल रही है वो कम पड़े, तो उस समय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन होने लगता है जो एनर्जी को मेंटेन करता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। जो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि जो हमने फूड लिया डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो गया। ग्लूकोज के फॉर्म में कहाँ? ब्लड में मिक्स होकर सेल्स में पहुंच चुका है। अब हमें उस फूड से एनर्जी प्रोवाइड करवाना है तो उसका ब्रेकडाउन होगा, कंबसन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो वो किन किन तरीक़ों से हो सकता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 6 कार्बन थे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो गए और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। इसके बाद यहाँ से इसके पास 3 ऑप्शन है, 3 तरह से ब्रेक डाउन हो सकता है ये। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, साथ में वाटर भी फॉर्म होगा और एनर्जी मिलेगी। बाकी इन दोनों की अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। सेकेंड वे हो सकता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस तो होगी लेकिन बहुत कम मात्रा में। कहाँ होता है, मसल सेल्स के अंदर। इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज हुई थी उससे थोड़ी कम होगी। थर्ड वे हो सकता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये ईस्ट के अंदर होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी बिल्कुल भी, और इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो होगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स हमारे अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ब्रीथिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट स्टेप है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ब्रीथिंग का। तो हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। सेकेंड है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल्स के अंदर होता है। जो ब्रीथिंग है हम बाहर से देख सकते हैं कि हमने सांस ली छोड़ दी, अब अंदर क्या होगा वो सब होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। जो सिंपल फूड है, ग्लूकोज है, जो हमने खाना खाया था उससे सिंपल लास्ट में जाके जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। किसके लिए, एनर्जी को प्रोवाइड कराने के लिए, एनर्जी रिलीज होने के लिए। तो ये सब कहाँ होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कहाँ कहाँ से एयर पास करेगी, कैसे कैसे जाएगी, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले नोस्ट्रल से यहाँ से इंटर करेगी एयर, उसके बाद नेसल पासेज से अंदर को आएगी, फिर नेसल कैविटी से होते हुए अंदर जाएगी। नेसल कैविटी में कुछ हेयर्स और म्यूकस होते हैं जो उसको फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह आ गया या कुछ आ गया तो उनको रोक लेते हैं वहाँ को और अंदर प्योर एयर को भेजते हैं। फेरनेक्स, इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाई जाती हैं जो इंश्योर करता है कि एयर पास हो रही है उस समय कोलैप्स ना हो जाए विंड पाइप। लैरिंक्स, जो वोकल कॉर्ड, इट इज़ द हाउस द वोकल कॉर्ड्स एंड मैनिपुलेट पिच एंड वॉल्यूम। इसका बेसिक काम, जो रेस्पिरेशन में ज़्यादा कुछ काम नहीं है इसका, लेकिन जो हमारे बोलने में, आवाज़ में, वोकल कॉर्ड यहीं पाया जाता है इसी में, तो इसी से हमारी आवाज़ निकलती है। जितनी भी हम आवाज़ बात करते हैं वो सब यहीं से जनरेट होती है। उसके बाद पहुंचती है ट्रैकिया में। फेरनेक्स स्प्लिट इनटू द ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, इट कनेक्ट द लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स टू द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। इसके बाद ब्रोंकाई में आ जाती है। ईसोफेगस का काम क्या है, ईसोफेगस किसको बोलते हैं, फूड पाइप को। जो फेरनेक्स होता है ना, इस तरह से यहाँ से फेरनेक्स आया तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये इस तरह से। तो एक तो होगा फूड पाइप, एक होगा विंड पाइप, और यहाँ पे इस तरह से लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि फूड को विंड पाइप में इंटर करने से रोकता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये इसको ढक लेता है और फूड इधर से फूड पाइप के होते हुए स्टोमक में चला जाता है। फिर उसके बाद आता है ब्रोंकाई। तो यहाँ से जो लैरिंक्स है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इस तरह से, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। और उसके बाद ये ब्रोंकाई भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, आगे जैसे ही लंग्स के पास पहुँचती हैं लंग्स में, तो उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स।
फिर जो ब्रोंक्यूल्स हैं लास्ट में जाके इन पे इस तरह से गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होगा, इनको एल्वुली बोलते हैं। और यही रेस्पिरेशन की साइड है, मतलब यहीं पे क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा ब्लड से। ऐसा देखो हम स्ट्रक्चर की हेल्प से देखते हैं। ये मान लो एल्वुली है और इधर से इस तरह से ब्लड आ रहा है, इधर से ब्लड आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ से ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी ब्लड में और वो फिर बाकी सेल्स के पास पहुँचेगी। और जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो एल्वुली में आ जाएगी, फिर लंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू इस तरह से बाहर निकाल दी जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में बेसिकली दो पार्ट्स में होती है, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी कि एयर को अंदर लेना और एक्सहेलेशन एयर को बाहर निकालना। इनहेलेशन में जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होती है, उसकी वजह से जो रिब्स हैं ऊपर की तरफ जाती हैं और डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से लंग्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसकी वजह से एयर इसके अंदर एंटर करेगी। इनहेलेशन में क्या होगा, रिब्स नीचे की तरफ आएंगी, जिनकी वजह से डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा। और जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसमें जो एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो हमारी नाक के अंदर कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा रहता कि हम बाहर से केवल ऑक्सीजन को ही अंदर लें और जब बाहर निकल रहा है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकले। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हम रेस्पिरेशन में कौन सी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ कौन सी रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में कुछ बात ऐसी है कि रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का यूज करते हैं, लेते नहीं हैं केवल ऑक्सीजन। आने को तो यहाँ से नॉइज के थ्रू जितनी भी गैस हैं, CO2 हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, जितनी भी गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जाएंगी सब एंटर करेंगी। उसके बाद रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा तो अंदर से भी सब गैसेस निकल के बाहर आएंगी। लेकिन ये जितनी भी गैसेस अंदर गई हैं उनमें केवल ऑक्सीजन का यूज होगा रेस्पिरेशन में, तो ऑक्सीजन फिर कम मात्रा में बाहर आएगी। और उधर से जो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होगा, इसमें ऐड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी बाहर निकलते समय। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमने ऑक्सीजन ली है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वुली, ब्लड एंड टिश्यू। तो ये तो आपको मैं अभी समझा चुका हूँ कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जैसे कि इधर से ब्लड आ रहा है, किससे आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है। तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एल्वुली के अंदर आ जाएगी यहाँ पे, और एल्वुली में जो ऑक्सीजन है इसमें मिक्स हो जाएगी ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ, और इधर से बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुँचा दी जाएगी। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, लेकिन जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो एल्वुली में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड से तो CO2 आ रही है अंदर, और एल्वुली से ब्लड में क्या जाएगा, O2 जाएगा। लेकिन सेल्स के अंदर जब वहाँ पहुँचेगा ब्लड में तो वो ऑक्सीजन का यूज करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाएगी, सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी रेस्पिरेशन के बाद। जब फूड बर्न हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो फिर वो ब्लड के साथ मिक्स होगी और फिर बाहर आएगी। अब हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए कोई अलग से ऑर्गन सिस्टम नहीं है और कुछ ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं होते, इसमें बहुत सिंपल तरह से होता है प्लांट में रेस्पिरेशन। इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, वो स्टोमेटा में लीव्स के थ्रू हो सकता है या लेंटिकल्स के थ्रू हो सकता है स्टेम्स में, या उसके अलावा जो रूट्स के जर्नल सरफेस हैं उनसे भी हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है स्टोमेटा में लीव्स के थ्रू। यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, और इसमें भी ATP का फॉर्मेशन होता है।
लेकिन हमने तो सुन रखा है कि प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन में प्लांट भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब जो हमने सुन रखा है उसको भी ध्यान से देखते हैं कि वो क्या है। जो हमें पता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो वो होता है फोटोसिंथेसिस में दिन के समय। जब दिन होगा तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल इन सब चीज़ों से मिला के, और उसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रही है इस समय इनको रेस्पिरेशन के लिए बाहर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी का कुछ पार्ट ये यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में और बाकी बचा कुछ रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो दिन के समय तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म भी नहीं होगी। तो इस समय इनको बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है और फिर रेस्पिरेशन होगा, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते थे, पुराने लोग, वो कहते थे कि हमें रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो वो क्यों कहते थे, क्योंकि रात में पेड़ हमें ऑक्सीजन नहीं देते, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पार्ट 3, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उसके बाद प्लांट का लास्ट में देखेंगे। ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड ऑक्सीजन। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग को हर समय फूड की और ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है बॉडी की हर एक सेल के पास, और ये किसके थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। The circulatory system in human being consists heart, pumping organ, arteries and veins, blood vessels, blood and lymph, circulatory medium। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें एक पंपिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पंप करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे पहुंचाना है, नीचे से ऊपर पहुंचाना है ब्लड को। तो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, और आर्टरीज और वेंस ये समझ लो कि छोटे छोटे ट्यूब्स, पाइप हैं, उनके थ्रू ब्लड पूरे शरीर में पहुंचेगा। और ब्लड और लम्फ ये सर्कुलेटरी मीडियम है, इनके थ्रू ये ऑक्सीजन है, फूड है, ये मिक्स होके पहुंचता रहता है ऊपर नीचे सब जगह। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। मेन पंपिंग पार्ट कौन सा है, हार्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है कितना, 4 चैम्बर होगा। 2 एट्रियम होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एट्रियम। इधर ये हो गया राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। तो इसकी पूरी प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस अभी हम आगे देखेंगे कैसे वर्क करता है, कहाँ से ब्लड आएगा, किधर जाएगा। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 2 तरह की होती हैं, आर्टरीज और वेंस। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये ध्यान रखना है, जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं कहाँ से, हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में। जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी कहाँ, लंग्स में। इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोलते हैं, किसको, आर्टरीज को। ये थिक एंड इलास्टिक होती हैं, ये काफ़ी मोटी होती हैं और इलास्टिक भी होती हैं। और जब हम ऊपर से अपने ऐसे स्किन वगैरह देखते हैं तो ये हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि स्किन के थोड़े अंदर रहती हैं। वेंस क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं बॉडी से कहाँ, हार्ट की तरफ। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, इसका काम क्या है, ये लंग्स से लाएगी कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी कहाँ, हार्ट के पास। तो यहाँ पे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टरीज क्या हैं, जो हार्ट से ब्लड को ले जा रही हैं बॉडी पार्ट्स में, और वेंस बॉडी पार्ट से ब्लड को ला रही हैं हार्ट में। इनको कलेक्टिंग वेसल्स भी बोलते हैं। ये थिन और लेस इलास्टिक होती हैं, पतली होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं, और ये हमारी स्किन के सरफेस के बिल्कुल पास में होती हैं, बाहर से हमें दिखाई देती हैं ब्लू ब्लू कलर की।
ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ फ्लूइड इन नेचर। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो नेचर में फ्लूइड है। द एलिमेंट्स ऑफ ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अबाउट 55% पाया जाता है प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का। उसके बाद जो सॉलिड पार्ट्स हैं उनके अंदर क्या क्या आएंगे? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं 41%, इसी की वजह से रेड कलर का ब्लड दिखाई देता है। वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं अबाउट 4%, जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, ईओसोनोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये सब किस में आते हैं? वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट हैं। प्लेटलेट्स पाए जाते हैं 0.01%। अब इनके फंक्शन देखते हैं हम कि किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन है। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दे कैरी प्रोटीन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट। तो रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं, डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करते हैं हमारी। प्लेटलेट्स, और इनको क्या बोलते हैं? थ्रेम्बोसाइट्स। दे हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। किस में हेल्प कर रहे हैं? जैसे हमें कहीं कोई चोट वगैरह लग जाए, कट वगैरह लग जाए जहाँ से ब्लड निकल रहा हो, तो अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि ब्लड को बहने से रोकते हैं, वहाँ एक ब्लड खून का थक्का जमा देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। द लंग सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। जैसा अभी हमने पढ़ा था, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो जो लंग्स है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं लंग्स, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। उसके बाद वो कहाँ पहुँचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचेगा। वहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से निकल के वो वहाँ की बॉडी पार्ट्स में पहुँचाएगा, सब जगह ऑक्सीजन रिच ब्लड। फिर उसके बाद वहाँ से जो वेन्स हैं वो कलेक्ट करेंगी उसको, रेस्पिरेशन होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वो ब्लड में मिक्स होके, तो इस तरह से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ब्लड के साथ, और फिर वो राइट एट्रियम में आएगा ब्लड यहाँ से। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा यहाँ। फिर इस तरह से होता हुआ लंग्स में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आ जाएगा। The lung supply oxygen-rich blood to the left atrium of the heart. The left atrium relaxes when it collecting the blood and contracts when blood is transferred to left ventricle. The left ventricle expands when it received blood. The blood is pumped out of the body when the muscle of the left ventricle contracts. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber of the right atrium and expands. The corresponding lower chamber, the right ventricle, expands when right atrium contracts. It transfers the blood to the right ventricle, which is then pumps to the lungs of oxygenation. Right ventricle have thicker muscular walls so that they pump blood into various organs. Valves ensure that the blood does not flow backwards when the atria or ventricle contracts. तो जो हार्ट के अंदर वॉल्व लगे रहते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड वापस से ना आए, पीछे की तरफ मूवमेंट ना हो ब्लड का। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू दी हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। जैसे हमने अभी देखा है फिगर में कि एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट से 2 बार पास होता है ब्लड, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल सर्कुलेशन। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो through human heart, pulmonary circulation, blood moves from heart to the lungs and back to the heart. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? ब्लड हार्ट से लंग्स में जाएगा और लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, तो ब्लड यहाँ से बॉडी के पार्ट्स में जाएगा, उसके बाद फिर से हार्ट में आएगा, तो उसको बोलेंगे सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। अब लिम्फ क्या होता है? इट इज़ अ येलोइश फ्लूइड विच एस्केप्स
फ्रॉम दी ब्लड कैपिलरीज इनटू दी इंटरसेलुलर स्पेस। जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है उनमें ब्लड कैपिलरीज कुछ लिक्विड को छोड़ देती हैं जिनको बोलते हैं लिम्फ। ये येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करता है। इट कंटेंस लेस प्रोटीन दैन ब्लड, ब्लड की अपेक्षा इसमें कम प्रोटीन रहता है। इट फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। तो ये टिश्यू से कहाँ हार्ट की तरह मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन करता है और जो जर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करता है। इट कैरी डाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये क्या कैरी करता है? डाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फैट, मतलब जो डाइजेस्ट हो गया है लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया ब्लड के द्वारा, उसको कैरी करता है। और जो एक्सेस फ्लूइड है उसको भी कहाँ इंटरसेलुलर स्पेस में वापस से ब्लड में मिक्स कर देता है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन प्लांट, फर्स्ट जाइलम एंड सेकेंड फोइलम। जाइलम से हम यहाँ से क्या होता है जल, जाइलम जा से शुरू हो रहा है, जल जल वाटर। तो जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। नो एनर्जी इज यूज, जिसमें किसी तरह की एनर्जी यूज नहीं होती है। फोइलम कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एनर्जी इज यूज फ्रॉम एटीपी। फोइलम में जो पत्तियाँ हैं उसके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है यानी कि स्टार्च, तो उसको प्रत्येक सेल के पास, प्रत्येक पार्ट्स के पास पहुंचाना, वो किसका काम है? फ्लोएम का काम है। तो फ्लोएम दोनों तरफ को ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे मान लो यहाँ पे इस पत्ती में स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया तो ये नीचे भी बॉडी पार्ट्स हैं इसके प्लांट के, वहाँ भी पहुँचाएगा और ऊपर भी पहुँचाएगा। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है ट्रांसपोर्टेशन किसमें? फ्लोएम में। लेकिन जाइलम में वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएंगे, रूट से एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, फिर वो ऊपर बाकी सब पार्ट्स में भेज देंगे। ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फंक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट के एरियल पार्ट होते हैं स्टोमेटा के थ्रू वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाए। इसके क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाई क्रिएटिंग पुल। तो जैसे ही बाहर एब्जॉर्प्शन, बाहर क्या होगा? वेपराइजेशन होगा पत्तियों के थ्रू, तो पानी ऊपर को जाएगा तो नीचे से नीचे वाले पानी को खींचेगा ऊपर की तरफ, एक पुल फोर्स क्रिएट करेगा। तो इससे एब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होगा। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। इसके अलावा टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो पत्तियों से पौधों के बाकी पार्ट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। और जो पानी बाहर निकल रहा है पत्तियों को उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रिएशन के बारे में। Excretion is the biological process of removal of harmful nitrogenous metabolic waste from the body। तो excretion एक प्रोसेस है जिसके अंदर जिसमें बॉडी के अंदर फॉर्म हुए हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं जो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, जैसे वर्टिब्रेट्स में किडनी, प्लेन एरिया में फ्लेम सेल, अर्थवॉर्म में नेफ्रिडेरिया, कॉकरोच में मेलपिगियन ट्यूब्स, और प्रॉन्स हैव एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। प्लेन एरिया है, ये अर्थवॉर्म है। तो लगभग हर तरह के जीव्स में अलग अलग तरह के क्या होंगे? स्पेशल ऑर्गन होंगे किसको? एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रिएशन के बारे में देखते हैं। तो अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा कंसिस्ट द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में 2 किडनी पाई जाती हैं,
दो यूरेटर्स होंगे, ये ट्यूब्स होंगी जो किडनी को किससे, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करेंगी। और फिर यूरेथ्रा, ये सब किसके पार्ट हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। जो यहाँ पर रेड कलर की वेन दिख रही है, ये इसको बोलते हैं रीनल आर्टरीज। इससे ब्लड आता है कहाँ, इनसे ब्लड आएगा किडनीज के अंदर, वहाँ पे फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद जो ब्लड होगा, वो जो ब्लू कलर की वेन दिख रही है, इनको बोलते हैं रीनल वेन्स, इनके थ्रू बाहर चला जाएगा। और फिल्टर होने के बाद ब्लड यूरेटर्स के थ्रू, यहाँ से यूरेटर के थ्रू कहाँ आएगा, दोनों तक किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहेगा। उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये तो होगी क्या, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। जो किडनी है वो बैकबोन में होती हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट रहती हैं। इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और इसकी विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, और इसका वेट 120 से 170 ग्राम हो सकता है। किडनी के अंदर जो ब्लड फिल्टर होता है, तो वहाँ कैसे होता है, उसमें एक फिल्ट्रेशन यूनिट पाई जाती है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये मिलियंस में पाए जाते हैं किडनी के अंदर, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं कैसा होता है। नेफ्रॉन में बेसिकली 3 पार्ट इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसको बोलते हैं वुमेन कैप्सूल, और जो यू शेप की ट्यूब दिख रही है यहाँ, इसको बोलते हैं हैनले लूप, और ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो जो रीनल आर्टरी से ब्लड आया है वो सबसे पहले आएगा कहाँ, वुमेन कैप्सूल्स में। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद इसको हैनले लूप में भेज दिया जाएगा, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन होगा, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड वाटर। उसके बाद इसको कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहाँ पहुँचेगा ये, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहेगा। फिर उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर भेज दिया जाएगा। इन सब के बारे में देखो मैं आपको समझा चुका हूँ कि हैनले लूप का क्या काम है, वुमेन कैप्सूल का क्या काम है, कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम होता है। स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन फॉर्मेशन है वो बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, नेफ्रॉन्स के अंदर। जो वुमेन कैप्सूल्स है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। जो रीनल आर्टरीज है वहाँ से ब्लड आएगा, वुमेन कैप्सूल्स में पहुँचेगा, वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वाटर है, मिनरल है, सबको यहाँ से क्या कर लिया जाएगा, फिल्टर कर लिया जाएगा। और जो हमारी किडनी है एक दिन के अंदर अराउंड 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। ब्लड को फिल्ट्रेट करके मतलब 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है। सेकेंड है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये कहाँ होता है, ये होता है हैनले ट्यूब्स में। जो यू शेप की ट्यूब थी ना, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर, इनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद ट्यूबुलर सीक्रेशन, फिर कहाँ सीक्रेट हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, फिर वहाँ से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचेगा। तो इस तरह से हमने पूरा देख लिया है फिर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस कब होता है, जब किसी की किडनी में इन्फेक्शंस हो जाए या इंजरी हो जाए, यानी कि उसकी किडनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करे अपने फंक्शन। तो इस समय ऐसी सिचुएशन आती है कि आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है। या तो ऑपरेशन के थ्रू वो अपनी किडनी बदलवा लेगा, किसी दूसरे की किडनी डलवाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे आर्टिफिशियल किडनी की एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन। तो इसमें क्या होता है, ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और उसको फिर डायलिसिस मशीन्स के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो किडनी की तरह वर्क करती है। ब्लड को फिल्टर करेगी और उसके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकाल देगी, और जो फिल्ट्रेट ब्लड होगा उसको वापस से बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे इस व्यक्ति की जो किडनी है मान लो ख़राब हो चुकी है, तो इसकी बॉडी से ब्लड को निकाला जाएगा और इसे डायलिसिस मशीन से भेजा जाएगा। तो इस मशीन में क्या होंगे, फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का,
इससे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्ट्रेट करके अलग कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो प्योर ब्लड होगा उसको वापस से बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। अब देखते हैं हम एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रिएशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करने के लिए प्लांट अलग अलग तरह के मेथड्स का यूज करते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे, स्टोमेटा से डिफ्यूज कर दी जाती है एनवायरनमेंट में। एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपायरेशन। जो एक्सेस वाटर है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से बाहर भेज दिया जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में। प्लांट कैन इवन लॉस सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री। और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जिनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पत्तियों में स्टोर करते जाते हैं। फिर जब ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो पतझड़ के मौसम में वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, उसके साथ उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स विच कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाई प्लांट। जो गम वगैरह रेजिन वगैरह है वो भी प्लांट का क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट है और जो वो बाहर निकाल लेते हैं। प्लांट आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉयल अराउंड देम। और प्लांट कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को सॉयल में भी सीक्रेट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।